डंके की चोट पर लिखता रहा। आज 7 साल हो गए। उस वक्त जब रंगबाज शब्द का विचार आया, उसके बाद लगातार उसका विश्लेषण हमने किया और एक रंगबाज सेना का गठन किया। उसको 15 अक्टूबर 1916 में एक संगठन बना करके आपके सामने लाया। अब्दुल कलाम का जन्मदिन था, वो चुना गया क्योंकि अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति उस वक्त 7 साल पहले हमारे दिमाग में आया, तो उसके पीछे एक ही सोच थी कि वो मछली पालन करने वाले, मछली पकड़ने वाले के घर में जन्म लेने वाला, ना तो वो मुसलमान था, ना वो हिंदू था, ना वो सिख था, ना ईसाई था। वो एक मिसाइल मैन था, वो एक वैज्ञानिक था और देश का राष्ट्रपति बना। रंगबाज शब्द कहीं ना कहीं मुझको उस वक्त भी उनके कैरेक्टर में फिट दिखा और हमको ये लगा, और बहुत 7 साल तक के रिसर्च को, 7 साल के हमारे अपने लेखन को, जो मैं अनवरत 7 साल से करता चला आ रहा हूँ, और मैं फेसबुक पर इसका प्रचार प्रसार कह सकते हैं या जन जागरूकता अभियान कह सकते हैं, इसको मैंने फैलाने का काम करना चालू किया और मुझे कहने में गर्व है। आज भी एक शब्द, वही एक विचार जो हमारा था, उस शब्द को बहुत विश्लेषण किया। आप जाकर ढूंढ लीजिएगा जाके कि डिक्शनरी में वो शब्द नहीं पाया जाता। मैन टू मैन इसका जो जन्म हुआ वो लाहौर से हुआ, पंजाब में गया, बिहार में गया, यूपी में आया, कानपुर में गया, लखनऊ में आया, बहुत जगह इसका मैन टू मैन प्रचार हुआ। लोगों ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा। रंगबाज का मतलब सिर्फ बाज एक पंछी से जोड़ा गया और हमने भी जोड़ा, क्योंकि इसका कहीं मतलब नहीं लिखा है। गूगल आज की दौर में गूगल है, पिछले दौर में गूगल नहीं था। उसमें जो जो जिसने कहा उसके अर्थ दिए हुए हैं, उसमें इसके कई मतलब बताए गए, लेकिन मुझको इसके बराबर दमदार, ताकतवर, दूरदृष्टि रखने वाला, बाज की तरह ऊंची उड़ान भरने वाला कोई दूसरा शब्द नहीं मिला। इसके बारे में अगर आप पढ़ें तो बाज से ताकतवर, एक लक्ष्य को हासिल करना उसका जीवन भर काम रहता है कि वो इतनी ऊंची उड़ान से देख करके अपने लक्ष्य को हासिल करने वाला एक ही पंछी है। उससे आपको सीख लेनी चाहिए। आज 7 साल बाद मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ कि इस तरह का शब्द है ये, इसका कोई अल्टरनेट शब्द आप ढूंढ कर बता दीजिए। 10,000 रुपये का इनाम मैं देता हूँ। ये हमारा 7 साल का अनुभव है। कोई शब्द नहीं है, इसको गलत लीजिए आप, इसको एनीवे किसी भी मान्य रूप में लीजिए, किसी भी चीज़ में लीजिए, सही अर्थ आप बता दीजिएगा तो मैं जान जाऊँगा। लोग क्या कहते हैं इस पे हम विश्वास नहीं करते। हम जो कहते हैं उसको हम प्रूफ करते हैं। हमने
लिखा है। ये देखिए, हमने लोग कहते थे आप क्या करते हैं, आप दिन भर रात भर लिखते रहते हैं, 7 साल से लगातार लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? तो हम जन जागरूकता फैला रहे थे, लोगों को ये समझा रहे थे कि रंगबाज शब्द का मतलब क्या होता है, कैसे आपका चरित्र बन सकता है, कैसे आप एक बाज से शिक्षा ले सकते हैं, कैसे आप आम आदमी से, जो आम आदमी है उससे खास आदमी बन सकते हैं, आप जीवन में कैसे ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार जो भी विचार आए, केंद्र बिंदु मेरा हमेशा एक ही रहा, सेंटर पॉइंट ऑफ दी राइटिंग हमारा जो रहा, एम जो रहा, वो सिर्फ और सिर्फ ये रहा कि आप अपने को मजबूत बनाइए, आप अपने को ताकतवर बनाइए। आज मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये रखा हुआ है कि ये देखिए, ये सब पन्ने, अभी इसकी किताब मैं बनवाने जा रहा हूँ, ये सब पन्ने मैंने लिखे, ये सब राइटिंग हमारी है, ये सब राइटिंग हमारी है। एक बुक तैयार की मैंने, उस बुक को तैयार करने में आज रफली आपको दिखा रहा हूँ, इसका मैं बुक बनवाऊँगा। इसके पीछे एम क्या है, आप एक सूत्र को भली भांति समझ लीजिए, जो पूरे विश्व को बनाने में जैसे गणित में एक फार्मूला काम करता है, उसी तरह से एक सूत्र काम करता है, वो है ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर वाला सदा ताकतवर होता है, नीचे वाला सदा कमज़ोर होता है। ये सूत्र आप भली बात समझ लीजिए। इसी से इस समाज का निर्माण हुआ, इसी समाज से इस विश्व का निर्माण हुआ, इसी वर्ड से, इसी फार्मूले से सब कुछ आपके सामने है। कैसे? ऐसे कि जो ताकतवर होता है उससे जो रिवर्स होता है, उससे जो एंटी होता है, वो कमज़ोर होता है। पैसे वाला, अमीर आदमी, गरीब आदमी, मजदूर मालिक, नौकर मालिक, सवर्ण बहुजन, इस तरह से आदमी औरत, ये एक दूसरे के, एक मजबूत है तो उसके पक्ष में दूसरा कमज़ोर है। समाज में ये चीज़ पूरी, अमीरी गरीबी, इसके पीछे का जो मतलब है, इसके पीछे अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि आप कमज़ोर हो तो लोग दबाएंगे, डराएंगे और आपको दहशत में ले आएंगे। मतलब आपको दबना ही पड़ेगा। जो आप पिछड़ा लिखते हो, शोषित वंचित लिखते हो, दबा कुचला लिखते हो, ये अपने को समझते हो, तभी तो दूसरे को सवर्ण कहते हो। इट मीन्स सवर्ण इज मोस्ट कैलिबर फ्रॉम यू। आपसे ज़्यादा सवर्ण मजबूत हैं, आप सहारा लेते हो। जो अपने आप में कुछ होता है वो सहारा नहीं लेता है, ध्यान रखिए। बाज को किसी का सहारा लेते देखा है आपने? वो सबसे ऊंची उड़ान भरता है और जिसको चाहता है, लक्ष्य जो होता है, उसी लक्ष्य को हासिल कर लेता है, शिकार कर लेता है। शिकारी बनिए ना आप आरक्षण का सहारा लेते हो। मैं क्यों? मुझे मालूम है आरक्षण से एक वर्ग का भला होता है, एक वर्ग जो नीचे रह गया, जो पीछे रह गया, वो आगे आ जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि आप अपने आप में तो भरोसा रखो, राजनीति को भली भांति समझिए, धर्म को आप भली भांति समझिए। धर्म में ऊपर वाले को की कल्पना की गई
और आपके जैसे भक्तों की कल्पना की गई, तो ऊपर वाले को भगवान बना दिया गया, अल्लाह बना दिया गया, ईसा मसीह बना दिया गया, और उसके बाद ग्रंथों का निर्माण किया गया, उनके बाद सारे वीडियोस का निर्माण किया गया, उनके बाद पिक्चरों का निर्माण किया गया, उसके बाद वो बातें बहुत सारी जो लोग शुरुआत से करते चले आए, वो एक बलवान आदमी की बात करते चले आए, एक मजबूत आदमी की बात करते चले आए, एक एक ऐसे आदमी की बात करते चले आए कि आपको लगा कि यही हमारा भला कर सकता है। आप अपना कर्म भूल गए, आप अपने आप को भूल गए। हु आर यू? आप क्या कर सकते हैं? मंदिरों की घंटी बजाने लगे, नमाज करने लगे, आप दुनिया की चीज़ें मानने लगे। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि सबसे मजबूत तो यही है, हम नहीं कर पाएंगे, ये कर देगा। जबकि उल्टा यही है, सच यही है कि वो है या नहीं है, ये किसी ने नहीं देखा। ये एक तर्क का विषय है, एक अलग विषय है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। हमारा फार्मूला है, हमारी सोच है, हमारा एक विचार है। विचार केवल एक है रंगबाज के पीछे, वो है खुद को मजबूत कीजिए। कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव के दौर में ये नहीं कहता है कि आप पढ़िए, आप कुछ सीखिए, आप कुछ हुनरमंद बनिए, आप 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 कुछ काम कीजिए। आरक्षण की बात करता है, आपकी जाति की बात करता है। भेड़ देखा है? भेड़ जाति हमको भेड़ जैसी नज़र आती है कि एक ही सोच के लोग, एक ही प्रवृत्ति के लोग, एक ही कैटेगरी के लोग अपने झुंड में रहना पसंद करते हैं, वो जाति होती है। मैं कुर्मी जात का हूँ तो कुर्मियों की व्याख्या, मैं यादव जात का हूँ तो यादव जाति की व्याख्या। और सबने अपने अपने किसी महापुरुष को जिसने सबके लिए किया हो, आप बता दीजिए किसी महापुरुष ने किसी विशेष जाति के लिए कोई काम किया तो आप हमको बता दीजिए। वो सब प्रजा के लिए काम करते थे, देश के लिए काम करते थे, समाज के लिए काम करते थे, देशवासियों के लिए काम करते थे। लेकिन चूंकि उनके आगे यादव लिखा हुआ है तो उन्होंने उनको अपना बना लिया। अंबेडकर जी ने संविधान लिख डाला, इतने पढ़े लिखे आदमी को दलितों ने इसलिए कहा कि ये हमारे दलित हैं क्योंकि वो दलित थे। आज सरदार पटेल ने देश जोड़ दिया, देश के लिए काम किया। आप हमको कहीं दिखा दीजिए कि उन्होंने कुर्मियों के लिए काम किया, लेकिन कुर्मियों ने उनको अपना कह दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो दौर है मोबाइल का, आज दौर है नेटवर्किंग का, आज दौर है सोशल मीडिया का, आज के दौर में परिवर्तन बहुत हो रहा है। लोग सरकार पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं, लोग विपक्ष की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। क्या करें, क्यों करें? क्योंकि उसी धर्म को लोग आगे कर देते हैं। अरे युवाओं को क्या चाहिए आप बताओ? बच्चा पैदा होता है, उसको दूध चाहिए, दूध पिलाया जाता है, फिर उसको किताबें दी जाती, पढ़ाया जाता है, और फिर ऊंची शिक्षा दिला करके उनको प्रतियोगिता में भाग दिलाया जाता है ताकि वो नौकरी करें या व्यापार करें या कोई फैक्ट्री डालें। आजकल कितनी ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन मिलने जा रही है, या मिलती थी, पहले भी मिलती थी, कि आप अपने बच्चे को ये सिखाइए या खुद बच्चा सीखे। और ऐसे नहीं अंबानी, अनिल अंबानी और 50 बिरला, टाटा बिरला और सारे लोग हो गए, सब लोगों ने इंडस्ट्री डाली। आज की विचारधारा, आज की सोच, अंग्रेज चले गए, मुग़ल चले गए,
लेकिन मानसिक गुलामी जो दे गए उसको बरकरार रखने का काम ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। आज जाति जनगणना की बात हो रही है, यान जा रहा है चंद्रमा पे, आप बात कर रहे हैं जाति जनगणना, हो जाए जाति जनगणना, कुर्मी इतने, यादव इतने, फलाने इतने, 500, कोई कहता है 500 जातियाँ हैं, कोई कहता है 2500 जातियाँ हैं, सबको बांट दीजिए, सबकी गणना बता दीजिए कि तुम इतने हो, तुम इतने हो, तुम इतने हो, तुम इतने हो। एक बड़ी पार्टी जो काशी राम का नारा, जिसपे मायावती जैसे बसपा वाले जैसे लोगों ने इतने साल राज किया, मुलायम सिंह ने इतने साल राज किया, वही जातिवादी राजनीति को लेकर के क्या परिवर्तन आने जा रहा है? देश बदल रहा है, कैसे और बदलेगा? देश मजबूत हो रहा है, कैसे और मजबूत होगा? आज आपको क्या नहीं लगता है कि हम और पढ़ें? कोई भी सरकारी नौकरी, कोई भी प्राइवेट कंपनियों की नौकरी, आप बिना पढ़े, बिना पढ़े फॉर्म भर के ही दिखा दीजिए तो बहुत बड़ी बात है। आरक्षण में आपको डिग्री चाहिए, तभी आप फार्म भर पाओगे, आरक्षण के योग्य हो पाओगे। तो हर चीज़ की ज़रूरत डिग्री है, हर ज़रूरत, हर क्षेत्र की जो ज़रूरत है वो आपका जो पढ़ना है वो ज़रूरी है। उसकी बात कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं करता। आज नई शिक्षा नीति आई है, आप समझिए, आप बुराई पे क्यों जाते हैं? आपको न मोदी रिश्तेदार है, ना योगी रिश्तेदार है, ना आपके मुलायम सिंह रिश्तेदार है, ना अखिलेश यादव रिश्तेदार है, ना राहुल रिश्तेदार हैं। सरकारें बदलेंगी, आप वही रहोगे। आप जहाँ पे हो उसी से आपको खुद आगे बढ़ना होगा। आप खुद जहाँ रहते हो, एक एक आदमी से मैं कहता हूँ कि आप अपना आँख बंद करके इन 9 दिनों में, जबकि व्रत चल रहा है, व्रत का मतलब भूखे रहना नहीं है, आप एक व्रत लो कि हम वास्तविक सच्चाई को समझेंगे, हम जीवन में आगे 9 दिन बाद किस तरफ चलेंगे, हम 9 दिन बाद क्या हासिल करेंगे आगे चल के, इस पे विचार करके देखिए। आप जो वही फार्मूला कि जो ऊपर है वो मजबूत है, जो नीचे है कमज़ोर है, आप पिछड़ा लिख करके कब तक बने रहेंगे? कब तक लालच? एक ही तो लालच है आपके में कि पिछड़ा, सरकारी नाम दे दिया गया कि ये ओबीसी है, पिछड़े हैं। एक मध्यम वर्गीय है भाई, एक अमीर आदमी जो बहुत पैसे वाला है वो तो सरवाइव कर जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, और जो गरीब आदमी है उसको अनाज मिल रहा है, अब बहुत परिवर्तन आ गया, गैस मिल रही है, 50 चीज़ें, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो मध्यम वर्गीय हम उसकी बात करते हैं, वो ऊपर बढ़ने की भी कोशिश करता है और नीचे जाने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन फिर भी कोरोना जैसे डिजीज़ आ जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो नीचे भी चला जाता है, गरीबी रेखा के भी नीचे चला जाता है। तो हम बात करते हैं कि उनको स्वास्थ्य का लाभ मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए, हम सबकी बात नहीं करते। उनको भी पढ़ाई के लिए योगदान मिलना चाहिए, उनको भी अनाज मिलना चाहिए। जो 5 लाख रुपए का बीमा है केवल गरीबों को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जो गरीब हो गए उनको भी तो मिलना चाहिए। कोरोना ने गरीब बना दिया। हमको लोग कहते हैं कि आप फलानी पार्टी के सोच रखते हैं। अरे भाई, सोच है, हमारी सोच किसी भी चीज़ से मिल सकती, किसी भी पार्टी से मिल सकती, किसी भी संगठन से मिल सकती है, किसी भी व्यक्ति से मिल सकती है। हम समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं, जैसे कि हमने आत्मबल निर्माण संगठन रंगबाज सेना बनाया, हम आत्मबल पे काम करते हैं, विल पावर को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, जैसे कि वो बाज करता है। एक समय आता है 40 साल के बाद कि बाज के ये सारे शरीर की जो चीज़ें होती हैं, टोंट होता है, ये नाखून होते हैं, पर होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। 6 महीने के लिए वो
पत्थर में पड़ा रहता है और जाकर के सब नोच देता है पत्थरों से, ये घिसता है, सब कुछ करता है और सरवाइव कर जाता है। 6 महीने भूखा प्यासा रहता है और फिर एक आत्मबल लेके निकलता है। उसी आत्मबल की बात करता हूँ कि जब कभी आप में हीन भावना आए, जब कभी निरस्ता आए, जब कभी आपको ये लगे कि हम कमज़ोर हैं, तो आप बाज का याद रखो कि हम क्यों नहीं बढ़ पाएंगे। एक बाज 6 महीने भूखा रह सकता है तो हम भी रहेंगे। वो नए तरीके से अपने को तैयार कर सकता है तो हम अपने को नए तरीके से क्यों नहीं तैयार कर सकते। आप सवर्णों को गाली देते हो, आप ब्राह्मणों को गाली देते हो, मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ फेसबुक का, मैं बहुत गहराई से मैंने अध्ययन किया है। जिसको देखो वो ब्राह्मणों को, अरे ब्राह्मणों की आपको बराबरी करनी है, ना कि उनसे हीन भावना रखते हो आप। अब तो कह सकते कि आप हीन भावना रखते हो क्योंकि आप उससे कमज़ोर हो। आप अपनी बात नहीं करते हो, आप पूरे समाज का ठेका लेके चलते हो। जिसको देखो कुर्मी जोड़ो अभियान, फलाना जोड़ो अभियान, सब अपना अपना संगठन बना के कर रहे हैं। क्या वो उनकी बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या वो उनसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं? क्या वो उनसे ज़्यादा चीज़ों बोलने का प्रयास कर रहे हैं? क्यों नेता होता है पंडित ज़्यादा? क्यों अधिकारी होता है पंडित ज़्यादा? क्यों बनिया होता है सबसे ज़्यादा? बनिया व्यापार करता है। ठाकुर क्यों रंगबाज होता है? ठाकुर को निकल गया देखिए, ऑटोमेटिक रंगबाज होता है। क्योंकि उनको बचपन से या शुरू से ये चीज़ बताई गई है और आप लोगों में ये डाला गया है कि तुम कमज़ोर हो। शासन किसके ऊपर करेगा आदमी? जो कमज़ोर होगा। एक को दलित बना दिया, एक को ओबीसी, सारी पिछड़ी जातियाँ उसी में घुसेड़ दी, सब पिछड़ी जातियाँ उसी में घुसी हुई हैं। आप उसी का रोना रो रहे हो। सब लोग बढ़ें, सब लोग बढ़ें, सब लोग बढ़ें। हमारा सिद्धांत स्पष्ट है कि मैं अपने सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टी को साथ लेकर चलता हूँ क्योंकि विचारधारा एक ही रखता हूँ। हम आपको बरगलाएंगे नहीं, हम आपको कोई वायदा नहीं करेंगे कि आप हमको वोट दीजिए भाई साहब, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। हम कुछ करना चाहते हैं, हम आपको सामाजिक नव निर्माण में लगाना चाहते हैं। इसीलिए हमने पार्टी बनाई, सामाजिक नव निर्माण पार्टी। हमारा ये नारा नहीं है, ये हमारा लक्ष्य है कि समाज का नव निर्माण करना। नव निर्माण कैसे होगा? जब आप खुद बदलोगे, खुद आर्थिक रूप से मजबूत होगे, तब आपका परिवार भी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। और जब आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा, आप खुशहाल हो जाओगे, आपके पास पैसा होगा, आपके पास शिक्षा होगी, आपके पास सब कुछ होगा, तभी आप समाज को कुछ दे पाओगे। तब आप समाज में कूद जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं। समाज के लिए काम करिए, और जब समाज के लिए काम करेंगे तो देश के लिए आप काम करेंगे। आप उल्टा चलते हो, देशभक्त बनते हो, समाज के लिए बातें करते हो, क्योंकि आपकी जेब में ठन-ठन गोपाल है। आपके घर में या आपको मोहल्ले में या आपके बाहर कोई भूखा मिल जाए तो उसको खाना पिलाने की औकात नहीं रहती है आपकी, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हो आप। तो खुद के ऊपर, खुद से राष्ट्रवाद, ये नारा है हमारा कि पहले आप जब खुद नहीं बढ़ोगे तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि आप राष्ट्र के एक व्यक्ति हैं। और जब एक व्यक्ति ही मिलकर समाज बनता है, हर एक व्यक्ति मिलकर समाज बनता है, और वो समाज राष्ट्र के लिए तब तक उपयोगी नहीं हो सकता तब तक जब तक वो मजबूत ना हो, जब तक वो आर्थिक रूप से मजबूत ना हो, शारीरिक रूप से मजबूत ना हो, मानसिक रूप से मजबूत ना हो, तब तक वो कैसे एक दूसरे के लिए कर सकता है।
इसलिए आप उल्टा करना चलना छोड़ दीजिए, समाज को छोड़ दीजिए, समाज की बातें ज़बरदस्ती मत पढ़िए, मत कीजिए। मेरी ये सोच है, ये मेरी विचारधारा है, ये हम लोग 7 साल से कर रहे हैं। आगे भी हम लोग इसी पे प्रयास करेंगे और मैं वायदा करता हूँ कि रंगबाज सेना को, चूँकि आर्थिक प्रॉब्लम कहने में कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ हुई, हमारे साथ भी हुई। आज के दौर में, आज के समय में हम नहीं देखते कि बहुत आंदोलन हो रहे हैं, कि बहुत सारी पार्टियां अपना जुलूस लेके जा रही हैं, बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। क्यों? कि आर्थिक कमज़ोर हैं लोग। हो सकता है ये ऊपर सरकार की मंशा हो या मोदी की मंशा हो, मोदी जी की, कि सबको कमज़ोर कर दो। जब पैसा ही नहीं बचेगा तो आंदोलन किस बात का होगा? हो सकता है, लेकिन ये उनकी अपनी राजनीति है कि अगला 2000 का प्रधानमंत्री उनको बनना है। वो प्रयास करेंगे कि आप कमज़ोर हो जाइए। राहुल गांधी 20 साल पुराना काशीराम का नारा लेके आए, अखिलेश यादव जाति जनगणना पे पूरा भूचाल मचा रहे हैं हीरो बनने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाति जनगणना इतनी जल्दी कराई उन्होंने कि मैं जल्दी से हीरो बन जाऊं और सारे लोग हमको स्वीकार कर लें और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। केजरीवाल जी आए, उन्होंने ईमानदारी का ठीकरा फोड़ा, सबको फ्री देना चालू किया, 2 राज्य में कब्जा कर लिया। आज क्यों जा रहे हैं सब जेल में? दुनिया, चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो सामान्य पार्टी हो, चाहे वो कोई संगठन हो, चाहे वो बड़ी पार्टी हो, हर आदमी सीबीआई की मांग करता है। सीबीआई जांच हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये वो एक उसका सीबीआई का दिमाग में भरोसा बना हुआ है। लेकिन जब मोदी भ्रष्टाचार के विरुद्ध सीबीआई का छापा डलवाते हैं, ईडी का छापा डलवाते हैं, तो उनके घर से 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ रुपए जो निकलता है, वो क्या ये रख के आते, मोदी जी भिजवा देते हैं कि उनके घर में रख देना और फिर पकड़ लेना। दूसरी बात होता ये है कि आदमी ये कहता है कि अपने घर में क्यों नहीं डलवाते हैं? कोई डलवाता है अपने घर में छापा? आपको कोर्ट है, पुलिस है, कचहरी है, सब कुछ तो आपके साथ है। आप किसी मंत्री को, किसी भी विधायक को, किसी को भी इसमें लिप्त पाइए तो उसकी कंप्लेन करिए। सीबीआई का कंप्लेन नंबर है, सारे लोगों का फेसबुक में और इसमें सब में आता रहता है कि आपको ज़रा सी भी कोई दिक्कत हो, किसी की जांच करानी हो, फलाना कराना हो, तो आप कंप्लेन कीजिए। क्यों नहीं कंप्लेन करते हैं विपक्षी लोग? आज उसी विचारधारा को लेकर के कोई विचारधारा चेंज नहीं करी, वही विचारधारा कि जाति और धर्म पे आ जाइए। धर्म पे अलग अलग मानता है भाई, बीजेपी का अपना सोचना है कि धर्म में हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं, जो भी है वाटेवर, हम नहीं जाना चाहते उस पर। लेकिन कोई वो रामचरितमानस फाड़ रहा है, कोई उसके जो एक शब्दों का विश्लेषण कर रहा है। तो एक विचारधारा पनप रही है, वो लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। लड़ाई का जो 2024 का चुनाव जो मुझे दिख रहा है, वो जाति को अपने पक्ष में करने के लिए, जाति जनगणना और आरक्षण का सहारा, धर्म को अपने पक्ष में करने के लिए जो एंटी धर्म वाले हैं उनको इस तरह की बातों पे बरगलाना, या और इधर दूसरा हम मानते हैं, इसको हमारी रंगबाज सेना स्वीकार करती है कि मोदी जी की नोटबंदी के बाद, कोरोना के आने के बाद देश का जो मध्यम वर्गीय वर्ग है वो परेशान हुआ है, आर्थिक कमज़ोर हुआ है, उसका व्यापार नहीं चला, वो कर्ज में डूब गया है। ये एक सरकार तक बात पहुंचाने की मैं बार बार कोशिश करता हूं कि मध्यम वर्गीयों पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया
तो ये नुकसान पहुंचाएगा 100%, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकों से, मोबाइल से, दुनिया से पहले ऐसा नहीं होता था। अब चाहे जितना कर्जा लेते रहो लेते रहो लेते रहो, फट से कहो 10,000 रुपये मोबाइल पे, ये कहो फट से ये मोबाइल पे आ जाता है, और आदमी पुरानी ज़रूरतों पे खर्च कर देता है, नया व्यापार नहीं डाल पाता है, अल्टीमेटली कर्जदार हो जाता है, किस्तें नहीं भर पाता, लोग आत्महत्या करने लगे, लोग परेशान होने लगे, लोग कुंठित होने लगे, लोगों का परिवार बिखरने लगा। ये समस्या बहुत बड़ी है, जिसको मैं मध्यम वर्गीय के रूप में बहुत ज़्यादा उठाता हूँ और ये कहता हूँ कि इसमें सरकार से निवेदन करता हूँ कि ध्यान दें। अनाज गरीबों को चाहिए तो मध्यम वर्गीयों को भी कुछ चाहिए, सहारा चाहिए। वो भी खाना नहीं हो तो वो तो खाना खा लेंगे, कुछ गरीब जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनका व्यापार नहीं चल रहा, जिनका कर्जा लग गया, जिनको बैंक का दुनिया का डंडा हो रहा है। बहुत फ़ोन आते हैं, मोबाइल में इतने फ़ोन करते हैं लोग कि आदमी परेशान हो जाए, आदमी मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। ये लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं क्योंकि कर्ज लिया है, आपको अदा करना पड़ेगा। ये कर्ज हुआ कहाँ से, ये विचार आपको करना है। तो इस बात को थोड़ा सा मैं चला गया, लेकिन हम ये फिर से कहना चाहते हैं कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा को आप समझें। हम आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का आदमी हो, ज़रूरतमंद सब में हैं। सबको आरक्षण आप दीजिए, मतलब ज़रूरतमंदों के लिए आरक्षण होना चाहिए। जाति जनगणना का हम पक्ष नहीं लेते हैं, इसलिए कि हमको लगता है कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जब जाति की गणना हो जाएगी, संख्या पता हो जाएगी, तो उसी हिसाब से सरकार उनको सुविधाएं देने लगेगी, योजनाएं लाने लगेगी। ये अपने आप में सही हो सकता है, लेकिन मनमुटाव जो बढ़ेगा, आरक्षण का जब बंटवारा होगा तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होंगी। तो जो सोच है वो आपको मजबूत बनाने की है। हमारा मानना है कि आप पिछड़ा लिखोगे तो अगला नहीं बन पाओगे, आप वो कर्म नहीं करोगे जो कर्म की आवश्यकता है। बाज बनने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें दूरदृष्टि भी चाहिए, उसमें ताकत भी चाहिए, इंट्यूशन भी चाहिए, उसमें योग्यता भी चाहिए, उसमें एकाग्रता भी चाहिए, उसमें एक लक्ष्य भी चाहिए, उसमें कितनी चीज़ें चाहिए। कोई शब्द ढूंढ के बताइए आप हमको जो रंगबाज के बराबर हो, फिट बैठता हो। ना समझो तो आप कुछ भी कह दो कि वो तो गुंडा बदमाश है, होता है। अरे दिखा दो हमको, मान जाएंगे कि कहाँ लिखा है गुंडा बदमाश होता है, किस ग्रंथ में लिखा है, किस किताब में लिखा है। एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसने एक किताब लिखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसका एजेंट नहीं हूँ। राम भक्त रंगबाज, गूगल में डालिएगा तुरंत किताब आ जाएगी, पढ़िएगा कि एक्चुअल रंगबाज कौन होता है, असली रंगबाज किसको कहते हैं। उन्होंने अपनी उस किताब में, एक साहित्यकार हैं, एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने उसका धीरे धीरे वर्णन किया है और उसको पढ़ करके आपको पता लगेगा व्हाट इज एक्चुअल है। हमारे लेखों में पता लगेगा कि वास्तव में रंगबाज कौन है। गुंडा बदमाश तो बहुत आसान है कहना, मोदी रंगबाज हैं, हम कहते महारंगबाज हैं, योगी हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, सब रंगबाज हैं, कोई महारंगबाज है। क्यों? आज के दौर में जो काम कर रहा है बड़ा, उसको हम क्या कहेंगे? शब्द लाइए, आप बताइए ना। हम तो चैलेंज करके बार बार पूछते हैं, आप कोई शब्द लाइए। अमिताभ बच्चन पे लाइए जिनकी मूर्ति लग रही है जा करके, और सचिन तेंदुलकर को लाइए। बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आज की डेट में आप? एक शब्द में हम लोग रंगबाज कहते हैं। और जो मर गए करके,
सरदार पटेल, गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे लाइन से उनको महापुरुष कहते हैं। और एक कल्पना जो लोग करते हैं कि भगवान की, ईश्वर की, खुदा की, अल्लाह की, वो भगवान है, क्योंकि सारी कलाएं, सारे गुण, सारी चीज़ें उनमें हैं, इसलिए उनको भगवान बना दिया गया है। भगवान और कोई नहीं हुआ। तो धर्म में भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप आंख बंद करके किताबों पे, लोगों की कही बातों पे क्यों विश्वास करते हो? आंख खोलो, दिमाग खोलो, विश्लेषण करो, फिर उस काम को करो। आज नवरात्रि में है, नवरात्र चल रहा है, लोगों को कहना है कि भूखे रहो, 9 दिन तक भूखा रहना। भाई सुबह शाम तो कूटो का आटा और फलाना ढिमाका खा लेना है। बहुत सारे वो भी नहीं खाते, पानी पे रहते हैं, निर्जला रहते हैं। क्या बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं? आप नहीं रह सकते। व्रत वो है प्रण कि आज मैं पहले दिन में ये प्रण करता हूँ कि मैं 9 दिन में इस काम को कर लूँगा, ये प्रतिज्ञा हो, तब मैं खाना खाऊंगा। खाना इस अलग, व्रत इस अलग। तो हम प्रण कर सकते हैं, हम प्रतिज्ञा ले सकते हैं उस चीज़ की जो हमको करनी है, जो लक्ष्य हमें हासिल करना है। तो आप प्रण लीजिए। आप इस रूढ़िवादिता पे क्यों जाते हैं कि हम भूखे रहेंगे तो भगवान हमारा साथ देगा, माता हमारी साथ देंगी, कि माता हमारे लिए ये कर देंगी, वो कर देंगी। अगर ऐसा होता, ऐसा मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ या किसी धर्म विशेष पे कोई बात नहीं कह रहा हूँ, तो नमाज करते करते लोग थक ना जाते, सब कुछ होता, सबसे महान हो जाते, सबसे बड़े बन जाते, वो घंटा बजाते बजाते ये भी बहुत कुछ कर लेते। लेकिन होता वही है जो आदमी कर्म करता है। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कर्म, गीता ने लिखा है कि किसी भी विजय को हासिल करनी हो तो कर्म से, विवेक से, एकाग्रता से, और बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि ज्ञाता नहीं हूँ मैं उनका, लेकिन उन्होंने विजय हासिल की। अर्जुन को अकेले लेके चले थे, कृष्ण हाँक रहे थे, उन्होंने धीरे 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 करके कौरवों को परास्त कर दिया। तो कर्म को बहुत विशेष दर्जा दिया गया है। और आप लोग जो अपना दिमाग है, उनको जो लोग भटकाने वाले हैं, आज भी भटका रहे हैं, जो धर्म के प्रति आपको गलत धारणा दे रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं। आज एक बाबा के पीछे लाखों लोग जा रहा है, 10-10 लाख, 15-15 लाख लोग पीछे जा रहे हैं। वो कौन है? वो आप लोग हो, समाज के सामान्य व्यक्ति। एक समय ऐसा था कि कितने आश्रम थे, कितने प्रवचन होते थे, कितने कांड हुए, कितनी चीज़ें उजागर हुई। इंसान वो भी हैं, बरगलाते हैं, केवल अपनी ताकत दिखाते हैं, अपने पैसे का जुनून दिखाते हैं, लास्ट में पिक्चर बनाते हैं, जाके बड़ी बड़ी हीरोइनों को लाते हैं, बड़े बड़े अपने उसमें आश्रमों में रखते हैं, बड़ी बड़ी जगह आश्रम बनाते हैं। तो ये मंथन करना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का, हमारा जो अपना लक्ष्य है कि रंगबाज समाज का निर्माण करना और इस समाज का नवनिर्माण करना। खुद एक एक आदमी को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करना, पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, कोई काम सीखने के लिए प्रेरित करना, कोई हुनर सीखने के लिए मजबूत करना। ये सब आरक्षण और आरक्षण दुनिया की चीज़ें, ये पूरे समाज के लिए है, पूरे लोगों के लिए है, सबके लिए। इनके लिए नेताओं को काम करने दो, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपसे कोई पूछने आएगा।
सरकार बदल जाएगी, नियम कानून वही रहेंगे, कोई सरकार ये नहीं पूछने आएगी कि यार तुम्हारे घर में खाना है कि नहीं है। आपको आगे चलने के लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा। रंगबाज सेना का यही एक विचार है, यही एक सोच है, और सबसे बड़ी सोच ये है कि आप मजबूत नहीं हो, ना डरो ना डराओ, ना डरो ना दबाओ, ना डरो ना डरो, डरो नहीं, दबो नहीं, और ना डराओ ना दबाओ किसी को, अपने को आगे बढ़ाओ। जब आप का कद होता है ना, बहुत लोग MF और नेता हैं, बहुत लोग वो समाज सेवा, बहुत लोग भाषण दे रहे हैं, आप बोल नहीं पाओगे तो भाषण ज्ञान आपका सब बेकार हो जाएगा, आप क्या बताओगे लोगों को। हमने भी जो बात की है, पहले हम लोग रियल इस्टेट प्रॉपर्टी का काम करने वाले आदमी, आज से पहले जब हमने ये संगठन बनाया, आज इस विचार को रख पा रहा हूँ तो उसका मात्र कारण ये है कि 7 साल इसमें लगाए, एक दिशा मिली, उस दिशा से भटकाने वाले भी बहुत मिले। यार रंगबाज से बदलो, क्या ये रंगबाज शब्द है, ये फलाना है, ये इसको ये कहते वो कहते, हमने कुछ कहो, मुझे मालूम है कि इस शब्द से ताकतवर शब्द नहीं है। मुझे एनर्जी मिली 7 साल लगातार, 3 घंटे 4 घंटे जो भी मैं लिखता हूँ, जब भी मेरी मर्जी होती लिखती, जब भी कोई विचार आता है लिख देता हूँ, कोई पिक्चर देखता हूँ तो लिख देता हूँ, कोई अच्छा डायलॉग मिलता है तो लिख देता हूँ। वो ऊर्जा जो हमने महसूस की वो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये किसी किताब में नहीं लिखा है, ना ये शब्द किसी किताब में पाया जाता है। तो आपको अंत में मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता करके अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि मेरी बात को समझिए, आप अपने आप में परिवर्तन करिए, समाज के पीछे अभी आप मत लगिए। अगर आप पैसे वाले हैं, आपके पास कुछ है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास बहुत कुछ कर चुके हैं आप, तो आप सामाजिक काम करिए, राजनीति करिए, सब कुछ करिए। लेकिन अगर आप नहीं हैं या बन रहे हैं, बाप बन चुके हैं, बाप बनने वाले हैं या कुछ भी करने वाले हैं, तो उसका प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं और आप अपने लिए कर सकते हैं। अंत में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आत्मबल जो युवाओं का होता है उसका ग्राफ ऐसे करके बढ़ता है, और जो बुजुर्ग होता है सरकार उनको 60 साल में रिटायर कर देती है, उनका ग्राफ वहाँ से नीचे आने लगता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है, मानसिक थोड़ा सा दायरा खिंच जाता है लोगों का, अरे भाई अब बूढ़े हो गए आराम से रहिए, समाज का एक दायरा खिंच जाता है, घर का एक दायरा खिंच जाता है कि ये नहीं करना चाहिए आपको, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, उसका आत्मबल कमज़ोर होने लगता है, कहीं ना कहीं वो वीक होने लगता है, तन से, मन से और सोच से। उसकी पूंजी तो उसका ज्ञान है ना, उसका एक्सपीरियंस है ना, जो उसने इतने सालों में लिया, उसकी सोच है, उसका विस्तार वो नहीं कर पाता। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने पिछले 3, 4, 5, 6 महीने से कह सकते हैं, हमने एक योजना बनाई और एक सीनियर सिटीजन क्लब बनाने का फैसला किया है, जो जल्द ही अपने अस्तित्व में आ जाएगा, जिसमें कि खुद जा करके पार्कों में, वृद्धाश्रमों में और लोगों के घर जा करके बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए, उनकी बातें जानी, उनके अंदर तक घुसे, उनकी ज़रूरतों को समझा। उस ज़रूरतों को समझने के बाद इस क्लब की स्थापना की जा रही है। और यहाँ पर ख़ास तौर से आपको बता दूँ, गेम होंगे, बहुत सारे गेम्स होंगे जिसको कि बुज़ुर्ग लोग एंजॉय कर सकें, लाइब्रेरी होगी, लोगों का बैठने का स्थान होगा, एक रेस्टोरेंट होगा जिसमें कि जो चाहे वो लोग खाएं, चटपटा खाना चाहें, जो घर पे नहीं मिलता है उनको कहा जाता है, तो वो थोड़ा एंजॉयमेंट करने के लिए अपना एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। एक सर्किल बनेगा, उसमें वो बैठ सकते हैं, हाँ हाँ वो कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, चुटकुला कर सकते हैं। दूसरा, समाज का क्या फ़ायदा होगा? समाज का ये फ़ायदा होगा कि हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे,
उन कार्यक्रमों से समाज को बुलाएंगे, बाहर के लोग बुलाएंगे, युवाओं को बुलाएंगे, युवतियों को बुलाएंगे, महिलाओं को बुलाएंगे। इन तरह के सब लोगों को बुला करके किसी न किसी मुद्दे पर, किसी न किसी विषय पर उनमें से जो वक्ता होंगे उनसे भाषण दिलाएंगे, उनके अनुभव को आप बताएंगे। जैसे कि एक टीचर है, एक प्रिंसिपल है, एक वैज्ञानिक है, एक व्यापारी है, एक किसी भी तरह का भी क्षेत्र का भी आदमी, डांसर है, गाना गाने वाला है। ये सब बुजुर्ग जब बैठेंगे तो अपना एक्सपीरियंस जब साझा करेंगे उनसे, तो समाज में एक मैसेज जाएगा। इसकी तैयारी हम लोगों ने लगभग पूरी कर ली है और इस पे हम लोगों का उद्घाटन जब भी होगा तो हम आपको बताएंगे और डालेंगे। उसके बाद एक रंगवा ये जो सीनियर सिटीजन फेस्टिवल लगाने जा रहे हैं, हम लोग लगाएंगे, जिसमें कि सारे जो लखनऊ के लोगों को जो सीनियर सिटीजन हैं उनको बुलाएंगे। और एक टोल फ्री नंबर होगा हमारा कि कोई भी बुजुर्ग अगर किसी भी दिक्कत में है तो हमारे यहाँ कॉल करेगा, हमारे बंदे जाएंगे, उनकी वो ज़रूरतों को पूरा करेंगे। हॉस्पिटल ले जाना हॉस्पिटल ले जाएंगे, दवा दिलाएंगे, जो भी काम है वो करेंगे। तो बुज़ुर्गों का ये कार्यक्रम हमने तय कर रखा है। और आज फिर मैं आपको कहता हूँ कि ये रंगबाज सेना को हमारा अपना विश्वास है, हमको दिल में एक हमारी तमन्ना है, या हम उस विषय में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और हम भी आर्थिक मजबूत होंगे, हम भी अगर आगे करेंगे तो इसको पूरे प्रदेश का नंबर 1 का संगठन बनाकर दिखाएंगे आपको। इस व्रत के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।